हाय दोस्तों, स्टडी विदास में आपका स्वागत है। आज हम संविधान के टॉपिक दूसरा जो मूल अधिकार पहला हो चुका था टॉपिक, उसके बाद में दूसरा टॉपिक है उसी पर मूल अधिकार। ठीक है, उसी को पढ़ाएंगे। और कल हम टॉपिक हिंदी टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, आज हम मूल अधिकार जो कल दो हो गए थे। सबसे पहले समानता का अधिकार 14 से 18 तक, और दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, जो था 19 से 22 तक, ये दो पढ़ा दिए थे। अब हम शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, इसके आगे शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ठीक, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, इनके विषय में पढ़ाएंगे। इसका वर्ण 23 से 24 तक है, और अब इसका 25 से 28 तक, आर्टिकल अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का वर्ण किया गया है, और 29 से 30 तक शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। ठीक है, और 31 था, उसको निष्कासित कर दिया गया है। अब 31 को हटाकर आर्टिकल 300 काम्य संपत्ति के अधिकार को रख दिया गया है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 को हटा दिया गया था। ठीक है, एक संपत्ति का अधिकार था जो 31 के अंतर्गत आता है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 31 के अंतर्गत रखा गया था, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 को हटाकर 300 का में रखा गया है, और एक वैधानिक अधिकार रखा गया है, उसको एक वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है, उसको वैधानिक अधिकार। ठीक है, प्रारंभ में हमारे मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार जो आर्टिकल 31 के अंतर्गत था उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 को हटाकर आर्टिकल 300 का में रख दिया गया है, और उसको अब वैधानिक अधिकार बना दिया गया। ठीक, कल हम समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 22 तक पढ़ा दिए थे। अब हम शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक है। ठीक है, इसको पढ़ाएंगे। आपको पता है कल हम मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, ये सब बता चुके थे कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। बिल ऑफ राइट के नाम से अमेरिका में मौलिक अधिकारों को जाना जाता है। उन्हीं के आधार पर हमारे मौलिक अधिकारों को संविधान में वर्णित किया गया है। ठीक, अब हम शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें 23 से 24 तक दो आर्टिकलों का वर्णन शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, इसमें बताया गया है, आर्टिकल 23 में कहा गया है बलात्श्रम। ठीक, आर्टिकल 23 में बताया गया बलात्श्रम मानव दुर्व्यवहार ठीक, मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम
मानव आर्टिकल 23 के अंतर्गत पहले मानव दो व्यापार कि किसी भी स्त्री व पुरुष का व्यापार नहीं किया जाएगा। ठीक, इसके अंतर्गत बताया गया। और बालाश्रम किसी भी व्यक्ति से जबरन मजदूरी नहीं कराई जाएगी। ठीक, आर्टिकल 23 के अंतर्गत बालाश्रम और मानव दुर्व्यवहार। बालाश्रम का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा और किसी भी व्यक्ति से जबरन मतलब कि जबरदस्ती मजदूरी नहीं कराई जाएगी और ना ही उसी को जबरन काम करने के लिए बाध्य किया जाएगा। ठीक है। और उसमें दूसरा है स्त्री व पुरुष। पहले स्त्री व पुरुष का व्यापार होता था, जैसे गुलाम वंश में और कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा गया था उसी, और अलाउद्दीन खिलजी को खरीदा था, और इसके बाद में मोहम्मद गफूर को खरीदा गया था। उसी प्रकार से आर्टिकल 23 के अंतर्गत स्त्री व पुरुष का व्यापार नहीं किया जाएगा, ना ही स्त्री और पुरुष को बेचा जाएगा और ना ही स्त्री व पुरुष को खरीदा जाएगा। ठीक है। तो आर्टिकल 23 के अंतर्गत ये सब प्रतिबंधित किए गए हैं। ठीक, इनको कोई भी नहीं कर सकता। अगर करेगा तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में उसको सजा सुनाई जाएगी। ठीक, पहले बालाश्रम किसी व्यक्ति से जबरन मजदूरी नहीं कराई जाएगी और ना ही स्त्री व पुरुष का व्यापार किया जाएगा, ना ही खरीदा जाएगा, ना ही बेचा जाएगा। ठीक, इसके बाद में है आर्टिकल 24। इसको पूछा गया था इस बार पीसीएस में। आर्टिकल 23 मिलान करने के लिए आया था कि बलात्श्रम का प्रावधान इस आर्टिकल था 23, 24, 26, 28 इस तरीके से आर्टिकल दिए थे और कॉलम के हिसाब से मिलाना था। तो बलात्श्रम का अधिकार 23 में के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था पीसीएस में इस बार। और एक कल क्वेश्चन बताए थे कि आर्टिकल 21 एक और आर्टिकल 45 दोनों ही पूछे गए थे कि कौन सा अधिकार है जो मौलिक अधिकार है, शिक्षा का वर्णन करता है, कौन सा नीति निर्देशक तत्व तो शिक्षा का वर्णन करता है। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन दिए गए थे। अब 24 आर्टिकल 24 क्या कहता है? 24 ठीक, कहा गया किसी भी ऐसे स्थान पर अगर किसी भी बालक की किसी भी बच्चे की आयु 14 वर्ष से कम है। ठीक, 14 वर्ष से कम है ठीक, किसी भी ऐसे स्थान पर या किसी बच्चे किसी भी कारखाने या किसी भी ऐसे स्थान पर किसी भी बच्चे द्वारा कराया जा रहा है और उसकी आयु 14 वर्ष से कम है, 14 वर्ष से कम है, तो वह अवैध माना जाएगा, कार्य होगा। ठीक,
इसमें साफ रूप से ये बताया गया है कि आर्टिकल 24 के अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर किसी भी बच्चे से अगर आप कार्य करा रहे हैं, अगर उसकी एज 14 साल से कम है, तो वह ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। यह कार्य अगर आप उससे करा रहे हैं तो वह अवैध माना जाएगा। और इसके अंतर्गत अगर वह बच्चा अगर आर्टिकल 32 के अंतर्गत शिकायत कर देगा तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आपको सजा भी होने का वर्णन किया गया। ठीक है, तो आर्टिकल 24 के अंतर्गत 24 के अंतर्गत किसी बच्चे से आप अगर वो 14 साल से कम है तो कार्य नहीं करा सकते। ठीक, किसी कारखाने और किसी स्थान पर कार्य कराने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ठीक, और इसको नोट्स में लिखिए। कहा गया है राष्ट्रीय सेवा को छोड़कर ठीक, ये नोट्स में लिखिए। कहा गया है कि सिर्फ राष्ट्रीय सेवा के अंतर्गत अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी बच्चे से यह कार्य कराया जा रहा है तो वह ठीक माना जाएगा, उसे अवैध नहीं माना जाएगा। ठीक, अगर किसी अन्य कार्य में राष्ट्रीय हित के अलावा किसी अन्य कार्य में अगर उस बालक को लगाया है तो वह अवैध कार्य माना जाएगा और उसको उस बच्चे के द्वारा अगर किसी भी तरह से शिकायत की जा रही है तो आपको सजा होने का प्रावधान भी है। ठीक, आर्टिकल 32 के अंतर्गत यह बंद किया गया है। ठीक, अब आर्टिकल 25 और 26 और 27 और 28 इन चारों का वर्णन धार्मिक स्वतंत्रता के संबंधित है। धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक, इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछा था। 25 से 28 तक इसका वर्णन है। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया। ठीक, 25 में कहा गया है, आर्टिकल 25 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का आचरण कर सकता है, मतलब किसी भी धर्म के अनुसार चल सकता है, उस धर्म को अपना सकता है और उस धर्म के विषय में अपने विचार रख सकता है। वह इस कार्य के लिए स्वतंत्र है। आर्टिकल 25 के अंतर्गत वह किसी भी तरह से इस धर्म को अपना सकता है और धर्म का आचरण कर सकता है और अनेक कार्यों में सहयोग कर सकता है। उसे कोई भी प्रतिबंध नहीं है। जैसे अगर आप मंदिर में जाते हैं तब भी यहाँ पर प्रतिबंध नहीं, अगर आप मस्जिद में जाते हैं तब भी आपका रोक टोक नहीं है। और चाहे वो आप हिंदू से मुस्लिम धर्म को अपना लीजिए, चाहे मुस्लिम से क्रिश्चियन धर्म को अपना लीजिए, चाहे बौद्ध धर्म को अपना लीजिए, किसी भी धर्म को अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार अपनाते हैं तो आर्टिकल 25 के अंतर्गत माना जाएगा। ठीक, किसी भी धर्म का आचरण या किसी भी धर्म का आचरण या अंतःकरण। ठीक, किसी भी धर्म का आचरण या अंतःकरण। कहा गया किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं और उस धर्म के अनुसार अपने विचार रख सकते हैं। उसके धर्म में जो नियम कानून बनाएंगे उनका पालन करने के लिए आप फ्री हैं। उस पर कोई प्रतिबंध नहीं, कोई भी सरकार उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। ठीक है, तो आर्टिकल 25 के अंतर्गत बताया गया है। और आर्टिकल 26 के अंतर्गत कहा गया धार्मिक कार्यों का प्रावधान या व्यवस्था। ठीक, कहा गया किसी भी धार्मिक कार्यों को करने के लिए प्रावधान ठीक, प्रावधान वित्त पोषण किसी भी धार्मिक कार्यों को करने के लिए प्रावधान है वो वित्त पोषण। इसमें कहा गया है अगर आप किसी भी धार्मिक कार्य के लिए कोई भी सम्मेलन करते हैं तो आर्टिकल 26 के अंतर्गत माना जाएगा। अगर किसी भी धार्मिक कार्यों में अपने धन के द्वारा सहायता करते हैं, मान लीजिए आप कोई भी सत्संग कर रहे हैं, ठीक है,
तो उसमें जो भी खर्चा है और अब खर्चा का वहन अपने आप से करना चाहते हैं और या आप आर्थिक मदद देना चाहते हैं तो वह आर्टिकल 26 के अंतर्गत माना जाएगा। उसमें कोई प्रतिबंध नहीं किया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 26 में यह कहा गया है कि आप किसी धार्मिक कार्यों में वित्त पोषण दे सकते हैं, मतलब कि धार्मिक सहायता करने का प्रावधान है। और धार्मिक कार्यों के लिए करने की व्यवस्था, किसी भी स्थान पर आप धार्मिक सत्संग या किसी भी ऐसे स्थान है जो आप धार्मिक कार्य संबंधी सम्मेलन करना चाहते हैं तो करने के लिए फ्री है। ठीक। आर्टिकल 27 आर्टिकल 27 क्या बताता है? किसी भी आर्टिकल 27 किसी भी ऐसे कर का के लिए बाध्य नहीं। ठीक। इसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा आपको निश्चित रूप से यह नहीं कहा जाएगा कि आप इस धर्म को कर अनिवार्य रूप से दें, क्योंकि आर्टिकल 27 हमें बताता है कि किसी भी धार्मिक कार्य के लिए हम अगर कोई भी कर देते हैं तो वह निश्चित नहीं संविधान में वर्णित है कि हम उस धर्म के लिए आवश्यक रूप से कर दें, यह धर्म हमें आवश्यक रूप से कर देने के लिए बाध्य करता है। ऐसा कोई संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। ठीक। तो आर्टिकल बताता है कि राज्य द्वारा आप किसी भी ऐसे धार्मिक कार्यों में कर देने के लिए बाध्य नहीं। राज्य द्वारा किसी भी धार्मिक कार्यों के लिए आपको धार्मिक कार्यों के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा, कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जो धार्मिक कार्यों का उल्लंघन करता हो। ठीक। फिर से एक बार बताते हैं कि राज्य द्वारा आपको धार्मिक कार्यों के संबंधित मामले में किसी भी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं माना जाएगा या बाध्य नहीं ठहराया जाएगा। वो अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक कार्यों में कोई भी योगदान देना चाहता है तो दे सकता है। जैसे ये आर्टिकल जब चंदा मांगने लोग व्यक्ति आते हैं तो उनके संबंध में लागू होता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार 50 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये देता है। उसे आवश्यक रूप से ये नहीं कहा गया कि आप 500 रुपये ही इस चंदा में इस धार्मिक कार्य में दें। ना ही संविधान में वर्णित है कि आप 500 रुपये ही दें। आप अपनी इच्छा के अनुसार 15 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये दे सकते हैं। ठीक। तो आर्टिकल 27 के अंदर आर्टिकल 28 क्या बताता है? आर्टिकल 28 में क्या बताता है? कहा जाता है राज्य द्वारा किसी भी ऐसी सरकारी संस्था है उसमें किसी भी बच्चे को धार्मिक कार्य संबंधी शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक। जैसे धार्मिक मामले के संबंध में किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक मामले के संबंध में किसी शिक्षण संस्थान में शिक्षा नहीं दी जाएगी। ना देने का प्रावधान। ठीक। आर्टिकल हमें बताता है कि आर्टिकल 28 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि राज्य द्वारा किसी भी ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा स्थापित किया गया है उसमें धार्मिक शिक्षा देने का प्रावधान नहीं है और ना ही उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। ठीक। और ना ही उन व्यक्तियों को धार्मिक कार्यों में भाग लेने के लिए धार्मिक कार्यों में भाग लेने के लिए बाध्य किया जाएगा। ठीक। जैसे कहा गया है कि आर्टिकल 28 में बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसी संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं, उनमें किसी भी प्रकार का धार्मिक शिक्षा देने का प्रावधान नहीं किया जाएगा और ना ही उन व्यक्तियों को बाध्य किया जाएगा कि आप धार्मिक कार्यों में सहयोग करें। ठीक। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 हो गया। अब शिक्षा का अधिकार
शिक्षा व संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 व 30 के अंतर्गत है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, अधिकार। ठीक दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे हम अपना वीडियो सुधार रहे हैं। जो पहला वीडियो आया था उसमें कुछ सुधार हुआ, मतलब कि पहला दिन वीडियो जो बनाया था वो जिस तरीके से बना वो हम जानते हैं, और धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है। क्योंकि आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो किस तरीके से हम आगे कार्य कर पाएंगे। ठीक, जैसे आर्टिकल, चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। आर्टिकल शिक्षा का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, आर्टिकल 29 से 30 तक। ठीक, आर्टिकल 29 से 30 तक शिक्षा का प्रावधान है। आर्टिकल 29 में क्या कहा गया है और 30 में। ठीक, इसमें कहा गया है अल्पसंख्यकों के वर्गों का, अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण, वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक, इसमें एक ए भी है और एक दूसरा भी है। कहा गया है कोई भी व्यक्ति द्वारा अपनी शिक्षा और संस्कृति को सुरक्षित करने का प्रावधान आर्टिकल 29 में बताया गया है। ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, जैसे नागालैंड का है और मिजोरम का है, वहाँ मिजो भाषा बोली जाती है, और केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। ठीक है, और जैसे तमिलनाडु में पोंगल नृत्य है, और उड़ीसा में उड़िया नृत्य है, और यूपी में कथक है, और रासलीला है। ये समस्त नाटक और ये समस्त जो नृत्य हैं इनको सुरक्षित करने का अधिकार आर्टिकल 29 में बताया गया है। ठीक है, क्योंकि अपनी भाषा को भी, कोई भी क्षेत्र की भाषा अगर व्यक्ति बोल रहा है तो उसे प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल में 29 में प्रावधान किया गया है कि शिक्षा व संस्कृति और भाषा संबंधी प्रावधान। ठीक, आर्टिकल 29 के अंतर्गत। और अल्पसंख्यकों के वर्गों का हितों का संरक्षण। ठीक, कहा गया है कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी संस्थान में प्रवेश लेता है, तो उसकी लिपि व भाषा और संस्कृति के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। जैसे, ठीक, जैसे कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी संस्थान में प्रवेश लेता है, या मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है अगर यूपी का रहने वाला है और वह जब महाराष्ट्र में जाकर प्रवेश लेता है, या फिर ऐसी संस्था, मान लीजिए हिंदी मीडियम का बच्चा इंग्लिश मीडियम में प्रवेश लेना चाहता है। ठीक है, तो उससे ये नहीं कहा जाएगा तुम हिंदी बोलते हो, इस संस्था में प्रवेश लेने के लिए मना है। कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि आर्टिकल 29 में उसको यह अधिकार दिया गया है। ठीक, अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेता है, अगर वह उसकी लिपि और भाषा और संस्कृति के आधार पर उसको मना कर दिया जाता है, तो आर्टिकल 29 के अंतर्गत वह सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, क्योंकि उसे यह अधिकार दिया गया है कि आप किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं, ना ही उसमें लिपि और भाषा और संस्कृति के आधार पर मनाही की गई है। किसी भी ऐसे शिक्षण संस्थान में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है कि आप भाषा और लिपि और संस्कृति के आधार पर इस शिक्षण संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं। ठीक, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आपको यह मौलिक अधिकार दिया गया है कि आप किसी भी शिक्षण संस्थान में जाकर अपने शिक्षण कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, और ना ही आपके द्वारा आप पर कोई भी भेदभाव किया जाएगा, और ना ही
आपको अलग से कोई प्रावधान दिए जाएंगे। ठीक, आर्टिकल 30 क्या कहता है? इसको बहुत बार पूछा गया कि 30 क्या है। आर्टिकल 30 क्या कहता है? कहा कि शिक्षण संस्थाएं की स्थापना और प्रशासन और अल्पसंख्यकों के वर्गों का अधिकार। ठीक, इसमें साफ साफ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर अल्पसंख्यक है तो उसे उस शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है, अधिकार दिया गया। ठीक, जैसे अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज अल्पसंख्यक के अंतर्गत आता है तो वह अपने अल्पसंख्यक वर्गों के संबंध में किसी भी शिक्षण संस्थान को चला सकता है। जैसे माइनॉरिटी नाम के मुस्लिम विश्वविद्यालय चलते हैं, मुस्लिम कॉलेज चलता है, जहाँ अनेक प्रकार के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। जैसे चर्च है, मस्जिद है, इनमें मुस्लिम संबंधित जो भी प्रावधान उनके मामले में शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो आर्टिकल 30 के अंतर्गत ये सब शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार दिया गया है। ठीक, अब शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार हो गया। अब आगे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। ठीक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, इसे संविधान की आत्मा, इसे इस संविधान की आत्मा कहा गया है, भीमराव गया है, बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान की आत्मा कहा गया। ठीक, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान की आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा माना गया है। ठीक, कहा गया, माना गया की बात है। इसे आप कहेंगे 31 के बाद 31 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को हटाकर आर्टिकल संशोधन 44 के अंतर्गत 1978 में आर्टिकल 31 को हटाकर 300 काम में रख दिया गया है, जो एक कानूनी अधिकार या वैधानिक अधिकार बन गया। ठीक, इसके अंतर्गत संवैधानिक उपचार के अंतर्गत आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का आत्मा कहा गया है। आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों की आत्मा कहा गया है, भीमराव अम्बेडकर ने इसे आत्मा कहा। ठीक है, हाँ, इसके अंतर्गत 5 प्रकार के प्रावधान है। ठीक, आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 प्रकार के प्रावधान। नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी भी बंदी को अगर आपने बंद रखा, मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने अगर अपने अंडर में रखा है, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया जाएगा कि जो भी कार्य आपने किसी व्यक्ति को बंदी बनाया है उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी माने किसी व्यक्ति को अगर आपने कैद कर लिया है तो उसे प्रत्यक्षीकरण मतलब कि सामने न्यायालय के सामने 24 घंटे के अंतर्गत प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी भी व्यक्ति को अगर आपने कैद कर लिया है तो न्यायालय के आदेश पर आपको 24 घंटे के अंतर्गत उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जो भी सजा होगी तो न्यायालय द्वारा उसे प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, अब दूसरा है परमादेश। पहला हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश। ठीक, परमादेश क्या कहता है? इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया जाता है
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या किसी भी अधिकारी जो अपने निचले अधिकारियों को आदेश देता है कि जो भी कार्य अगर आप कर रहे हैं वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जैसे मान लीजिए अगर कोई सिपाही है वो एसआई की जगह पे कार्य करने लगेगा तो उसके अधिकारियों द्वारा उसे यह आदेश दिया जाएगा कि आप जो कार्य इस पद पर रहकर कर रहे हैं वह आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत दूसरे स्टेप में परमादेश आपके उच्च अधिकारियों के द्वारा ये आपको आदेश दिया जाएगा कि जो भी कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है वो आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है, आप इस कार्य को ना करें। ठीक है, और तीसरा है प्रतिलेख प्रतिषेध लेख ठीक, इसको क्यों आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है, संविधान का आत्मा कहा गया है और ऐसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से जाना जाता है। इसमें 5 स्टेप हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण वह होता है किसी भी ऐसे व्यक्ति को आपने अगर बंद कर लिया है, कैद कर लिया है तो उसे 24 घंटे के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होगा और जो भी सजा का प्रावधान होगा वह न्यायालय द्वारा दिया जाएगा। ठीक, और परमादेश आपके उच्च अधिकारी के द्वारा आपको यह निर्देश दिया जाएगा कि जो भी कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है वह आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है, आप इस कार्य को ना करें। ठीक, अब प्रतिषेध क्या होता है? इसमें कहा गया प्रतिषेध लेख उच्च न्यायालय के द्वारा आपको यह आदेश दिया जाएगा। प्रतिषेध लेख उच्च न्यायालय के द्वारा आपको लिखित रूप से यह आदेश दिया जाएगा कि जो भी कार्य आप न्यायिक मामले में कार्य कर रहे हो वह आपके द्वारा नहीं करने योग्य है, आप अपने उच्च न्यायालय को सेंड कर दें। प्रतिषेध या प्रतिषेध लेख सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा अपने निचली अदालतों को यह आदेश दिया जाएगा लिखित रूप से कि जो भी कार्य आपके द्वारा किया जाएगा वह आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है, यह कार्य आपके द्वारा ना किया जाए। ठीक है, समझ गए कि प्रतिषेध क्या है। इसके बाद में है अधिकार पक्ष। ठीक, इसको क्या कहते हैं? किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसे कार्य किए जा रहे हैं और वह करने के लिए वैधानिक रूप से उसे मान्यता नहीं दी गई है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है अधिकार माने राइट, पक्ष माने पूछना। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई भी अगर रेल का कर्मचारी है, टीटी है, तो वह टिकट करने का अधिकार रखता है क्योंकि वह उसे पावर दी गई है। और कोई भी अन्य व्यक्ति के द्वारा यह टिकट चेक करने का कार्य करने लगता है तो वह उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि वह अधिकार उनको नहीं प्रदान किए गए हैं। ठीक, तो अधिकार पक्ष कहा किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई भी कार्य किया जा रहा है जो उसके अधिकारों के विपरीत है, ठीक, और उसके अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है तो उसको अधिकार पक्ष सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आदेश दिया जाएगा कि जो भी कार्य किए जा रहे हो वह उसके अधिकार के अंतर्गत बाहर है। ठीक, परमादेश एक बार फिर दोबारा देखेंगे, पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण देखेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब होता है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को अगर आपने कैद कर लिया है तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह आदेश दिया जाएगा कि आप अपने जो भी व्यक्ति को कैद किए हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के सामने 24 घंटे अंतर्गत प्रस्तुत करें, जो भी सजा होगी वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी जाएगी। ठीक, अब परमादेश से यह न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है कि आप अपने कर्तव्यों का समय से पालन नहीं कर रहे हैं और आप अपने कर्तव्यों को समय से पालन करें, अगर नहीं करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपको दंडित किया जाएगा। जैसे मान लीजिए
यहाँ पर अगर कोई टीचर है, उसको 8 बजे से स्कूल जाना है, वो जा रहा है 12 बजे, तो उसको अपने कर्तव्यों का ज्ञान दिलाने के लिए यह आदेश जारी किया जाता है कि वह अपने कर्तव्यों का सही से निर्वाह करे और वह 8 बजे का प्रावधान जो स्कूल में है उसी के आधार पर शिक्षा का प्रावधान करे। ऐसा नहीं है 12 बजे से खोलेगा 4 बजे तक पढ़ाएगा, है सिस्टम खत्म। उसे 8 से ही स्कूल जाना पड़ेगा, जो स्कूल का नियम है उसी के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अपने आप के हिसाब से नियम नहीं बनाया जाएगा। तो यह परमादेश, उसे आदेश दिया जाता है। प्रतिषेध लिख और अधिकार पक्ष, ठीक। और इसके बाद में क्या है, उत्प्रेषण। एक अंतिम है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण किसे कहते हैं? बस फिर मूल अधिकार का टॉपिक समाप्त। और थोड़ा और देखेंगे। उत्प्रेषण, ठीक। दिख नहीं रहा यार। उत्प्रेषण उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपको ये अपनी निचली अदालतों को यह आदेश दिया जाएगा कि जो भी कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है वह आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है, उसे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा उस उच्च न्यायालय को प्रेषित कर दो, ठीक। ये उत्प्रेषण है, मतलब कि भेज दो। निचली अदालतों को यह आदेश दिया जाएगा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा, उच्च अदालतों के द्वारा, कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं वह आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है, वह हमारे कार्य क्षेत्र में आता है, हमारे यहाँ प्रेषित कर दो, ठीक। बंदी प्रतिष्ठिकरण, पहले इन पांचों को समझाते हैं। बंदी प्रतिष्ठिकरण, किसी व्यक्ति को किसी भी पुलिस के द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा कैद कर लिया गया है और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसे आदेश दिया जाएगा कि जो भी व्यक्ति को आपने कैद किया है वह 24 घंटे के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत करो, और जो भी सजा का प्रावधान होगा वह न्यायालय द्वारा दिया जाएगा, ठीक। इसके बाद में परमादेश, कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों को सही से निर्वाह नहीं कर रहा है तो उसके सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसे आदेश दिया जाएगा कि वह अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वाह करे, ठीक। और इसके बाद उत्प्रेषण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के द्वारा निचली अदालतों को यह आदेश दिया जाएगा कि जो भी कार्य कर रहे हैं वह कार्य क्षेत्र से बाहर है, वह उच्च न्यायालय को जो भी कार्य है उसे प्रेषित कर दो, ठीक है। इसके बाद में है अधिकार पक्ष को वारंटो, इसके कहते हैं वारंटो। अगर कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों को ना करके किसी दूसरे कार्यों को करने लगता है तो उसे अधिकार पक्ष संबंधी आदेश दिए जाते हैं। जैसे टीटी है, अगर टिकट चेक कर रहा है तो ठीक है, अगर पुलिसकर्मी टिकट चेक करने लगे तो यह अधिकार उसको नहीं दिया गया है, ठीक। अब हम मूल अधिकार के आगे आर्टिकल आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 क्या कहता है, थोड़ा इसको बताएंगे, ठीक। आर्टिकल 33 कहता है कि सैन्य बलों एवं अर्धसैनिक बलों में कार्यरत लोगों के लिए मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया, कहा गया है जो भी सैनिक बल या अर्धसैनिक बल या अर्धसैनिक बल हैं उनको यह मौलिक अधिकार
जो भी सैनिक बल या अर्धसैनिक बल हैं, सैनिक बल हैं, उनके उनके लिए यह मौलिक अधिकार प्रतिबंधित है। उनके लिए यह मौलिक अधिकार प्रतिबंधित है। ठीक, बंधित है, क्योंकि जब वहाँ पे अपने उच्च अधिकारियों का कहना मान रहे होंगे, तो वहाँ पे मौलिक अधिकारों का लागू होना ठीक नहीं होगा। क्योंकि कहा गया है कि अगर वहाँ पे मौलिक अधिकारों के आधार पर कानून चलाएंगे, तो वहाँ सैनिक बल या अर्धसैनिक बल जो भी कार्य किए जाते हैं तो उनका हनन होगा। ठीक, तो आर्टिकल 33 के अंतर्गत जो भी संस्थान अर्धसैनिक बल या सैनिक बल है और उनका कार्यक्षेत्र है, वहाँ पर मौलिक अधिकारों को लागू नहीं किया जा सकता। ठीक, और आर्टिकल 33 हो गया। आर्टिकल 34 भी इसकी पुष्टि करता है कि किसी भी ऐसा क्षेत्र जो सैनिक कार्य क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पर मौलिक अधिकार लागू नहीं होंगे। जैसे छावनी है, अगर वहाँ पे जाकर मौलिक अधिकारों संबंधी बात करेंगे तो वहाँ कानून लागू होगा। ठीक, क्योंकि सैनिक या अर्धसैनिक बलों का कानून अलग होता है। ठीक है, मिलिट्री कानून अलग होते हैं और जो मौलिक अधिकार है उन संबंधित मामले में वहाँ पर कोई कानून लागू नहीं होगा। ठीक, इसलिए कहा गया है कि 33 में जो भी सैनिक बल अर्धसैनिक बल हैं उनके लिए मौलिक अधिकार लागू नहीं होंगे। ठीक, और किसी भी ऐसा क्षेत्र जो सैनिक कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो वहाँ भी मौलिक अधिकारों के मामले संबंधित कोई भी कानून लागू नहीं होगा। ठीक, और इसमें जैसे तलाशी लेना कार्य क्षेत्र है, जैसे कोई व्यक्ति अगर छावनी में जा रहा है, ठीक है, तो उसकी तलाशी ली जा रही है, सामान की तलाशी ली जा रही है। अगर वो कहता है कि हम मौलिक अधिकार के अंदर तलाशी नहीं देंगे, तो वहाँ पर मूल अधिकारों को लागू नहीं माना जाएगा। ठीक, उसको अब वहाँ पर आपको तलाशी देनी होगी। ठीक, जैसे एयरपोर्ट पे आप जाते हैं तो आपको तलाशी देनी पड़ती है, क्योंकि जो आर्टिकल 34 है कि वहाँ पर सैनिकों के आधार पर ही कानून चलाया जाता है। अब आपको आवश्यक रूप से वहाँ पर तलाशी देनी होगी। ठीक, इसके बाद में 35 में कहा गया है कि अंतिम है 35, कहा गया कि मौलिक अधिकारों के संबंध में संसद को विधि बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक, इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है। 35 क्या कहता है? आर्टिकल 35 मौलिक अधिकारों के मामले में संसद कानून बना सकती है। ठीक, बना सकती है। ठीक, कहा गया कि आर्टिकल 35 में बताया गया कि कोई भी ऐसा कानून है जो मौलिक अधिकारों के संबंध में है तो सिर्फ संसद के द्वारा ही कानून बनाया जा सकता है, किसी और के द्वारा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, आज हम मौलिक अधिकारों का टॉपिक समाप्त करते हैं। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे हिंदी का टॉपिक क्रिया विशेषण या समास। ठीक, या संधि, इनमें से कोई टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। स्टडी विद्यार्थियों को और प्यार और मोहब्बत प्रदान कीजिए। धन्यवाद।